सभी को नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, आइए इस अध्याय का परिचय पढ़ते हैं। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। ठीक है, इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज की शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप बड़े से समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब, कुछ लोग बूढ़े और कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों के जीवन में विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति है, रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को उनका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या उसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग देंगे। ठीक है, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्यों के अनेक रूपों में कुछ एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें कुछ एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। इस समूह को शांतिपूर्ण एक साथ रखने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह के ऐसे नियम क्यों होने चाहिए। कल्पना करें, ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन नियम केवल पता ही नहीं होना चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि लोग उन नियमों का पालन करेंगे, उनके पास वो उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और भी लोग उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने वालों को या करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, संविधान का पहला काम क्या है। ठीक है, तो बाबू ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2023 वाले यूपीएससी वालों ने 2023 में सेम यही क्वेश्चन पुटअप किया था इसी चैप्टर से, कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो ब्लैक हेडिंग वाली लाइन आ रही है, संविधान के क्या कार्य हैं, हकीकत में यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट भी कंपलसरी है। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो आप, तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट कहीं और से भी क्लियर हो जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 70% का बेनिफिट तो मिल ही जाता है।
संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। या फिर संविधान एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसके भीतर नागरिक व सरकार दोनों को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि डिसीजन निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं क्या हैं? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ठीक है, तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत का समूह है जिनके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि यह नियम के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन? जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें कौन बनाएगा? ठीक है, आपको कई नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग कई नियम बनाना चाहते हैं, फिर वह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हमारा शासन हो? जिन नियमों पर शासन हो, ठीक है, जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वो आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस वाद विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों को से शासित होना चाहिए और हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। ठीक है, संविधान की ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। समाज में शक्ति का मूल वितरण स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, लेकिन कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए? क्या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो उन पर प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल प्रतिनिधि कितने हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी विशेष प्रकार से किया गया है। किसी समाज में कानून कैसे हैं उसे देखने से पहले यह कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को यह पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उससे पहले यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह संविधान करता है। वह काम कौन करता है? संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वश्रेष्ठ सरकार बनाती है। ठीक है, सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान क्या करता है? पहला काम यह सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम क्या है? देखिए, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि सरकार कैसे बनाई जाएगी और जो निर्णय लिया जाएगा उसकी क्षमता किसके पास होगी कि वह निर्णय ले सके। ठीक है, तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यानी कि सरकार की शक्तियों पर क्या सीमाएं हैं संविधान के द्वारा। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता के कानून बनाए गए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने अपने आप को अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया या उससे यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह जाति के लोगों को सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग के वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपके यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि वे सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे कुछ जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे द फंडिंग फादर्स करके लिखा हुआ है। यूरोप का संविधान
और यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास और मारपीट झगड़े में भारी कोशिश के रूप में देखा, झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही होती है? देखिए, आते हैं तीसरा काम। अतः संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, तो तीसरा काम संविधान का यह है कि वह कुछ ऐसी सीमाएं बनाती है, ठीक है, नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कुछ ऐसे कानून बनाती है जिससे जो उनकी मतलब ये सीमाएं मौलिक होती हैं, और उन मौलिक अधिकारों का या उन मौलिक सीमाओं का सरकार, कोई भी सरकार, कितनी भी मजबूत सरकार, चाहे पूर्ण बहुमत में हो या वो गठबंधन की सरकार या कोई भी सरकार हो, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका ये है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी उसका उल्लंघन न करे। ये बात जो लिखी हुई ना, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं बाबू, फंडामेंटल राइट्स, उन अधिकारों की ये बात कर रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं उसको स्पष्ट कर दिया जाए और उन मौलिक अधिकारों में कोई भी सरकार कभी उल्लंघन न करे। ठीक है, उन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमानी ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर कायम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि में इन अधिकारों का राष्ट्रीय आपात में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है कि इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है, ओह, तो पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर को उससे बचाने की चिंता करने लगे। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ठीक है, कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में बहुत सारे संविधान बने, जिसमें 20वीं शताब्दी का जो भारत का संविधान है वो अत्यंत सुंदर उदाहरण है। एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और अपने लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हों, वहाँ केवल सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों को निपटा सके। ठीक है, निपट सके या निपटा सके। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिनमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को ऐसे समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा जिससे वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि दक्षिणी अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए, सभी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को यह समर्थ प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके, जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है
कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाली प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान को यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ देखिए 4 सितंबर 1994 का है, कार्टून में बूझे तो जाने नेहरू जी दो पार्टियों को आपस में मतलब सहमत कर रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अपने अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बाबू नेहरू जी यहाँ पे सहमत कर रहे हैं। तो जब दो पार्टियों को जो व्यक्ति सहमत कर लेता है, ठीक है, कुछ उनके भी लोग माने जाते हैं, कुछ आपके भी लोग मान जाते हैं उन बातों को, तो ऐसे पर्सनालिटी को डिप्लोमेटिक ब्रेन पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, तो दो समूहों को अलग अलग एक दूसरे विरोधी समूहों को भी अपने साथ में लेके चल लेता है दिमाग की ऐसी विचारधारा, तो उस पर्सनालिटी को डिप्लोमेटिक ब्रेन पर्सनालिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं कि दो समाज को एक साथ चला लें। ठीक है, देखिए संविधान का चौथा काम क्या है? संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, ये चौथा काम है बाबू। ठीक है, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या हैं? ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली कानूनों का ही नाम नहीं है, यह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि वह सरकार की धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए। ठीक है, अब देखिए बात हो रही इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का कुछ जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, DPSP जिसको कहते हैं इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो DPSP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो वो देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व भी सरकार के से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सके। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि आदर्शपूर्ण बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक वह लोग अपने जीवन में उतारे नहीं। तो जो हमारा DPSP है ना, भारत के नीति निदेशक तत्व जो है हमारे जीवन, जो हम लोगों के संविधान में, तो वो स्पेन से लिया आयरलैंड ने, आयरलैंड से लिया भारत ने, हम लोगों ने। ठीक है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? आखिर राष्ट्र की बुनियादी पहचान, ठीक है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश के नियम कानून को रेगुलेट करता है। नियम कानून उसमें लिखे होते हैं या उस देश की वो पहचान बताता है कि ये इस देश के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है? किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही हम किसी समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इन संबंधों के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन से लोग होंगे। संविधान के बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम
अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें यह विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिनके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है, मतलब संविधान बंधन लगा करके यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है या क्या नहीं। इसका मतलब संविधान एक ऐसा बाउंड्री लाइन खींच देता है, एक ऐसा दायरा बना देता है कि जिसके अंदर आपको रहना है या आपको नहीं रहना है। ठीक है, यह संविधान हमें हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, शायद वह संभव हो सके कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों को में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर में संविधान को देखें तो हमें सरकारों के बारे में अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन हमें काफ़ी कुछ समझ भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसी सरकारें बनाते हैं जो किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन अपनी पहचान की अवधारणा को अंगीकार करने में वह एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों के कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकों के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों के देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कार्टून बूझे तो जाने, ये लिखा हुआ है। ये बगदाद में देखिए, बगदाद में क्या शिया सुन्नी और कुर्द लोग हैं जिनके बीच में आपस में वार्ता हो रही है। अब वे सब साथ मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिया कहता है क्या, सिया व्यक्ति कहता है मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। तो सुन्नी व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। और जो कुर्द है कह रहा है मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। ठीक है, तो इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना के लिए विभिन्न जातीय समूहों के बीच में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, हमें दिखाए गए संघर्षों को यूरोपीय संघ और भारत के संबंध के पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्षों की तुलना कीजिए। ठीक है, संविधान की सत्ता, हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, कहाँ पहुँचे क्या समझे, इसमें देखिए दिया गया है संविधान के प्रावधानों का क्या तात्पर्य है। सरकार किसी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा दे सकती है। यह बात किसकी है, सरकार की शक्ति या सीमा की बात कर रहा है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, तो ठीक है, ये भी सही कह रहा है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना चाहिए, बिल्कुल पालन करना पड़ता है, बिल्कुल। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो भारतीय नागरिकता है वो किसी खास जाति या नस्ल तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं अपने पूरे भारत में। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाज के लिए क्या संविधान होता है, एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न कर सकते हैं। पहला, संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देश में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में एक प्रावधान होते हैं। ठीक है, कई प्रावधान होते हैं,
यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों में इंग्लैंड के पास ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसका ये देखिए कह रहा है एक लंबी श्रृंखला है जिसमें सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेज का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ता है। संविधान की प्रणाली होने के कारण क्या निर्भर है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ठीक है, इसका मतलब कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास उसे बनाने की कितनी शक्ति है। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों व अनेक अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारतीय संविधान में भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के हैं। ठीक है, सर्वाधिक सफल संविधान में क्या है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। ऐसा करने से में हमें राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली ऐसा करने में। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा वो सब में सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ थे। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसमें ऐसे लोगों ने बनाया जिन्हें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों में सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। यही कारण है संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को आम राय को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिनमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। संविधान पर ऐसी कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने ऐसे उनके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि आम लोगों की राय से तो संविधान नहीं बना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसमें बनाने वाले लोग थे वो लोकप्रिय नेता थे जो आम लोगों के बीच में उनकी वार्ता होती रहती थी। तो उनकी सहमति के आधार पे, ठीक है, जो नेता थे उनकी सहमति के आधार पे इस संविधान को बनाया गया। देखिए यहाँ पे लोगों को जब यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वो क्या करते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये कि बाबू संविधान केवल कागज में जिसका होता है, जहाँ पे संविधान के नियम कानून लागू नहीं होते हैं तो फिर उनका संविधान में ऐसे लोग कैसे जीते हैं, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, इधर आते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान।
संविधान के मौलिक प्रावधान एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है कि जो भी संविधान होता है ना, वो कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे बुनियादी कारण होते हैं जिनका पालन सभी लोग करें। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों द्वारा उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां का अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। ठीक है, देखिए ये कह रहा है ना बाबू कि ऐसा संविधान जिसमें बहुसंख्यक समाज, जिसकी संख्या ज़्यादा, वो अल्पसंख्यक वाले को क्या उत्पीड़न करे, तो ऐसे संविधान को अल्पसंख्यक वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें, ऐसा कुछ कारण नहीं है उनके पास। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। यदि कोई समूह यह स्पष्ट करे कि आपकी पहचान को दबाया जा सकता है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जब आपको लगेगा कि ऐसा संविधान है जो हमारे पहचान को दबा रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे संविधान को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्यायों को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इन विचारों को प्रयोग में लाइए, स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर तो क्या कोई संविधान ये देखिए कह रहा है कि मोटे तौर पे तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। यह पुस्तक को पढ़ने के बाद में आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है बाबू ना, कोई भी जो संविधान है ना, वो स्वतंत्रता और समानता की मतलब जितनी ज़्यादा सुरक्षा करता है, स्वतंत्रता और समानता की, वो संविधान उतना ज़्यादा सफल माना जाता है। किसी भी देश का संविधान जितना स्वतंत्रता और समानता पे जितना ज़्यादा वो बल देगा। ठीक है, और देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल में संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके, 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले 10 वर्षों में नेपाल में देश की सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीति आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और नेपाल की गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नए संविधान सभा में गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अतः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। अब
पक्ष यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा। संघ या राज्यों की सरकार में कर्मचारियों द्वारा सैन्य कानूनों के द्वारा कानून व्यवस्था पर रखने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 33 और 34 संसद को एक अधिकार देता है कि कोई कार्य के लिए वह कार्य कर्मचारी का संरक्षण कर सके। इस प्रावधान से यह संघ सरकार की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सैन्य बल विशेष शक्ति कानून यानी कि आर्म्स फोर्स सोशल पावर एक्ट के अंतर्गत इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है। कई अवसरों पर इस कानून के कारण लोगों को सैन्य बलों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 2015 में नए संविधान को इन लोगों ने अपना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि संस्थाओं के बीच में संतुलित रूपरेखा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि दो संस्थाओं के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए। ठीक है, संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। ठीक है, कह रहे हैं कि संविधान को जनता नहीं एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ऐसे ढंग से संविधान की शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने से शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि किसी एक संस्था में केवल संविधान की सारी ताकत को अगर रख दिया जाता है, तो एक संस्था में सपोज कोई मतलब सारे लोग एक मत हो जाते हैं, अगर मान लो विधायिका में केवल रखा जाता है या कार्यपालिका में केवल रखा जाता है या न्यायपालिका में केवल रखा जाता, तीनों में से या किसी एक में रख दिया जाता। ठीक है, तो वहाँ के लोग अगर पूर्ण बहुमत हो जाते, आम सहमति बना लेते, तो वो संविधान को बदल सकते थे। ठीक है, लेकिन संविधान को बदलना बहुत ही मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, लेकिन आप ये सोचो कि संविधान ही बदल दे तो ये असंभव है। ठीक है, उसको बदल पाना असंभव सा है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्तियाँ एक में नहीं है, विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है और चुनाव आयोग में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग में है सब। तो इस तरीके से जब निर्वाचन आयोग में तो इतनी सारी सहमति आप कहाँ से ले आओगे, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। देखिए ये लाइन आ रही है, अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। ठीक है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है, अवरोध और संतुलन यानी कि चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, कुशल प्रयोग से भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी बाध्यकारी नियम, मूल्य और कानून प्रक्रियाओं के साथ उनकी कार्यप्रणाली में लचीलापन या संतुलन होना जरूरी है, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने को ढाल सकें। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यह संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि बहुत ज़्यादा कठोर संविधान अगर बनाया जाएगा तो लोग उसका पालन नहीं कर पाएंगे और वो संविधान नष्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लोग उसका विरोध करेंगे। दूसरा अगर बहुत लचीला बना देंगे, बहुत कि हाँ ठीक है ऐसे नियम नहीं रहेंगे, ऐसे नियम नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, सुरक्षा और समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक लचीला ना ही अत्यधिक कठोर, अभी तो समय के साथ परिवर्तनशील है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भारत का संविधान क्या है, न तो अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर है, बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील है। ठीक है, सफल संविधान के प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। यह भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी थी कि 9वें अध्याय यानी कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज में इसी पुस्तक के 9वें अध्याय में जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संविधान एक चैप्टर है जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज की में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। तो वह क्यों दी गई है, अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन
बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित होता है हो जाता है कि कोई भी वर्ग समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह बात लगान अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, क्या जिन लोगों ने संविधान को बनाया भी विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे आपको मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान से सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति और इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ, ऐसा ही रखा गया है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि संविधान का पालन करें? बिल्कुल देता है। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। देखिए अगली बात कह रहा है, क्या संविधान लोगों की आशा और आकांक्षाओं यानी कि उम्मीद और आकांक्षा माने मन में जो भी आकांक्षा है का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करते कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस बात पर उत्तर देगा। ठीक है, भारतीय संविधान कैसे बना, हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है।